हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 हमारा पर्यावरण सामाजिक विज्ञान में हमारा पर्यावरण जो भूगोल की पुस्तक है उसके 5वें पाठ जल के में पढ़ेंगे। जल के तो जल के बारे में सोचने पर हमारे मस्तिष्क में नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में हम विचार आने लगते हैं। बच्चे जो हैं बारिश में गड्ढे में कागज़ की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं और दोपहर तक एक जल जो होता है, पानी जो होता है वो गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? तो सूर्य की गर्मी के कारण जल क्या हो जाता है, वाष्पित होता है, भाप बन जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित यानी कि घना होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से जलवायु के अनुसार वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर गिरता है। तो जिस क्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो ये जल चक्र का चित्र है। देखिए, यहाँ से पानी जो है वाष्पीकरण हो रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, वहाँ जाके ये जो भाप है ये घनी हो रही है, संघनन हो रहा है, फिर वर्षा हो रही है और फिर ये वाह यानी कि बह के फिर से आ रहा है, फिर जा रहा है। तो हमारी पृथ्वी जो है एक थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व था वो आज भी मौजूद है। तो यानी कि जल चक्र के कारण पानी ही क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा खेत में चाहिए, हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष पहले अमेरिका में नदी में बहता हो। तो अलवण जल यानी कि जो मीठा पानी होता है कि मुख्य स्रोत नदी, ताल स्रोत एवं हिमनद हैं, यानी बर्फ़ के। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, नमकीन होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो थलशाला क्या होती है? एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। तो थलशाला बनाएं। अब इस नक्शे में विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ हैं। उत्तर अमेरिका में देखिए मिसिसिपी नदी है, कैरेबियन सागर, अमेजन नदी जो मुख्य नदियाँ हैं। दक्षिण अमेरिका की, अफ्रीका की नील नदी, नाइजर नदी, कांगो, ऑरेंज नदी। हमारे भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और ये जो है डेन्यूब है, वैसे दनुबी लिखा हुआ है इसमें। हुआंग हो चीन की नदी है और ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग नदी, कोरल सागर, कोरल यानी मूंगे के वहाँ पर होगा तो इसलिए। तो लवणता जो है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जल का वितरण यानी जल का बंटवारा, तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इतना जो भाग है ये सब बटा हुआ है उनमें। तो ये क्रिया का लाभ है। इसमें कह रहा है कि 2 लीटर जल लें। मान लें पृथ्वी सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने का शेष जल लवणीय जल को, नमकीन जल को दर्शाता है, जो महासागर में समुद्र में पाया जाता है और यह भूख के लिए उपयुक्त नहीं है, यह नमक युक्त होता है। कटोरे से निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है, मीठे दल, है ना। तो हम जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासी होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। तो हम इस बहुमूल्य संसाधन को बहुत लोग लापरवाही से प्रयोग करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जल के संरक्षण को दर्शाती बहुत सारी अखबारों की कटिंग है और उसके प्रदूषण होने का जो वो है और जो समाप्त हो रही हैं नदियाँ, लेकिन अब लोगों का प्रयास हो रहा है तो लोग जो है नदियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादू सी अनुभूति होती है। पुलिन यानी कि जो तट होता है, नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध, नमकीन गंध होती है, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। तो ताल एवं झील का जो पानी होता है वो शांत होता है, लेकिन महासागर का जल जो होता है हमेशा गतिमान रहता है और कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों हैं तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो प्रशांत महासागर है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। अब ये देखिए, जो समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता गिरता रहता है, इन्हें तरंगें कहते हैं। तो दिखाया हुआ है तरंगें। और सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। पोताश्रय यानी कि
जहाज। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है, इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल बहुत ही विस्थापित होता है, यानी अपने स्थान से हटता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं और 2004 में भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत विनाश हुआ था और यहाँ के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो सुनामी जो है वो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों का अत्यधिक विनाश हुआ था। तो ये तरंगें क्या थी, वहाँ पर भूकंप आया था समुद्र के नीचे, जिसके कारण भारतीय प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, यानी अलग होती चट्टानें सी प्लेट जैसी, और समुद्र तल में क्या हो गया, एकदम हलचल पैदा हो गई, भूकंप जिससे भूकंप आया और महासागरीय तल 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया, हट गया, मतलब नीचे की दिशा में झुक गया। और इसके कारण जो उसमें जगह गैप हो गई, उसको भरने के लिए जो पानी था वो उस ओर को बहने लगा और जिससे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। तो इस कारण जो है वहाँ पर बहुत सारे द्वीप जो थे वो डूब गए थे और फिर धीरे धीरे उनकी जो वो थी गति थी वो धीरे धीरे कम होती गई और 700-900 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। तो समुद्री तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई थे। इसका 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और बहुत लोग इससे प्रभावित हुए थे। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी सुनामी के संकेत अब पहले मिल सकते हैं। पहले सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब ऐसी सुविधाएं कहीं कहीं हैं। तो सुनामी आने का सबसे पहला संकेत होता है कि तटीय क्षेत्र जो है पीछे को जाता है और फिर उतनी ही तेज़ी से वो आगे को आता है। जो शुरू में लोगों को पता नहीं था, तो वो लोग देखने लगे भाई क्या हो गया है, तो इस कारण बहुत सारा नुकसान हुआ था। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब से ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम सबसे निचले स्तर तक आ जाता है, तट से पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, आप सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण की जो खिंचाव होता है उसके कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पानी जो है वो खींचता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार होते हैं, क्योंकि तीनों की शक्ति एक तरफ को होती है। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में, अलग अलग दिशाओं में हो जाता है, तो उनके जो आकर्षण बल होता है वो भी विपरीत दिशा में हो जाता है, जिससे ज्वार भाटा तो आता है, लेकिन उसको निम्न ज्वार भाटा कहते हैं और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार, जब ज्वार ऊंचे आते हैं तो नाव संचालन में सहायक होते हैं और जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, मछली पकड़ने में मदद करते हैं और ऊंचे ज्वारों के दौरान जो मछलियाँ हैं वो भी पानी बढ़ने से तट के किनारे आ जाती हैं, जिससे मछुआरों को मछलियाँ पकड़ लेते हैं वो लोग। कुछ स्थान पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये यहाँ पर चंद्र ग्रहण और वो हो रहा है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो ये सूर्य ग्रहण है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण होता है। अब महासागरीय धाराएं जो है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। ये गर्म या ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर बहती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। इससे वहाँ की जो स्थलीय सतह है, जमीनी सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं और कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा होती है। और ये हमारा मैप है, इसमें शीत महासागरीय धाराएं दिखाई गई हैं, नीले से शीत धारा और लाल से उष्ण धारा मतलब। तो ये
इनकी बहने की दिशा है यहाँ पे, तो इस तरह से बह रही हैं।